हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिकेट गॉसिप। मैं हूं आपका मेज़बान साहिल शहजाद। नाजरीन, इस हफ्ते हमने 3 T20 मैचेस खेले और पाकिस्तानियों को मुबारक हम वाइट वॉश होने से बच गए, मगर फिर भी हमें जो है वो न्यूजीलैंड के सामने 4-1 से हार का सामना करना पड़ा है। इस हफ्ते जो 3 T20 मैच हुए हैं उसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद हैं, अहमद अली और कुमैल रजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप जी लोग? बिल्कुल ठीक। तीसरे T20 से शुरू करते हैं अहमद आपसे। जी फिन एलन न्यूजीलैंड के ओपनर, जी 137 रन 62 बॉल्स के ऊपर 220 का स्ट्राइक रेट। और हमारे साइम अयूब साहब 10 रन, वो भी 13 बॉलों के ऊपर 76 का स्ट्राइक रेट। रिजवान साहब 24 रन 20 बॉलों के ऊपर 120 का स्ट्राइक रेट। और न्यूजीलैंड ने हमें टारगेट दिया 225 का। जी तो मैनेजमेंट का ये रोल नहीं बनता था, ये मैनेजमेंट का ये काम नहीं था कि वो साइम अयूब या रिजवान को कहते कि आपने से कोई एक जाके फिन एलन की तरफ फ्री हैंड खेले, क्योंकि आपको पता है आपके सामने 225 रन का पहाड़ जैसा टारगेट है। तो आपको चाहिए था लाइसेंस देते कि जाए मारे, आप जाके खुल के मारे, बेशक आउट हो जाए, कोई मसला नहीं है। हमारे ओपनर्स तो ऐसे डर डर के खेल रहे थे जैसे जाए एग्रेसिव होकर खेलें, क्या है। जी, ये तो बात तो सही है, उन्होंने बहुत अच्छा खेला है, लेकिन ये भी हम कह सकते हैं, क्या पता उन्होंने कहा हो, लेकिन जो सही तरह उनसे खेला ना गया हो या फिर आउट हो गए हो जल्दी, ये भी हो सकते हैं। तो ये भी हो सकता है। न्यूजीलैंड के टीम साउथी, लॉकी फर्गसन और मिचेल सैंटनर, तीनों ने 27, 28, 29 रन दिए। ऑलमोस्ट 7 की इकॉनमी या 6.5 की इकॉनमी से बॉल कराई। हमारे हारिस रऊफ साहब 4 ओवर 60 रन, शाहीन 4 ओवर 40 से ऊपर रन, नवाज 4 ओवर 40 से ऊपर रन, 10 से ऊपर ऊपर सबकी इकॉनमी। हारिस रऊफ सबसे एक्सपेंसिव 60 रन की बॉल। फास्ट बॉलिंग पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है। हमारे यहाँ पे कहते हैं कि हमारे यहाँ पैदा ही फास्ट बॉलर्स होते हैं, पाकिस्तान जाने ही फास्ट बॉलर्स की वजह से जाता है। सो व्हाट हैपेंड टू द फास्ट बॉलर्स? फास्ट बॉलर्स की तो अभी हम कह सकते हैं फॉर्म ही खराब है एक तरह की। नसीम शाह हमारे पास इंजर्ड हुए हैं। शहीन शाह जब से इंजरी से वापस आए हैं, वो वाली बात हमें देखने को नहीं मिली। और हारिस रऊफ तो है ही भाई मशहूर रन खाने के लिए, लेकिन जब फटते हैं तो फिर भाई पूरी दुनिया देखती है। बस, और बाकी यंगस्टर्स को जमान खान इन्हें भी मौका दें, रेस्ट दे दें हारिस रऊफ वगैरह को, क्या पता उनमें से कोई एक अच्छा बॉलर हमें मिल जाए। कुमैल साहब आपकी तरफ होऊंगा। रिजवान ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नुकसान हुआ मेरी और बाबर की ओपनिंग पार्टनरशिप टूटने से। ये बात उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। क्या आप समझते हैं वाकई नुकसान हुआ? क्योंकि एक जो 3, 4, 5 साल से आप दो ओपनर्स खिला रहे हैं, दो बंदों की आपस में अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, उनके अपने प्लान होते हैं, अपने उनके जो है वो टारगेट होते हैं कि हमने ये अचीव करना है, हमने हमारे ये प्लान थे, हमने इस तरह जाके खेलना है। तो आप समझते हैं नुकसान होता है पार्टनरशिप टूटने से? बिल्कुल, इन्होंने एक्सपेरिमेंट तो किया है, लेकिन सीरीज हारे हैं। सीरीज क्यों हारे हैं? ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं थी, ऊपर से विकेट गिरती थी, साइम अयूब गिरता था तो आगे नीचे बाबर आ जाता था और फिर प्रेशर आ जाता था दोनों पे, क्योंकि विकेट ऊपर ओपनिंग तो गिर गई, तो प्रेशर की वजह से नीचे वाले भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते थे जैसे पावर प्ले में खेला जाता है। अब बाबर ने आएगा, तीसरे चौथे ओवर में आएगा, तो वो कैसे परफॉर्म करेगा? बिल्कुल ठीक बात है ये। और अब आते हैं चौथे T20 की तरफ। कुमैल, हमने शुरू में उनके 8 रन पे हमने 3 आउट कर दिए न्यूजीलैंड के, ठीक है। उसके बाद हम बॉलिंग करना ही भूल गए, हमसे विकेट ही नहीं ली गई कोई हमसे। हालांकि हमने उन्हें प्रेशर तो अच्छा खासा डाल दिया था शुरू में उनके 3 आउट करके, लेकिन हमने कैचेस भी अच्छे खासे जो है वो छोड़े। तो आप समझते हैं फील्डिंग भी फैक्टर है जो हमें मैच हरवाने में काफी वो साथ देते हैं? देखिए, फील्डिंग जब तक बॉलर के साथ नहीं होगी ना, तब तक कोई भी टीम मैच नहीं जीत सकती। हमारे पास शाहीन की इतनी पेस नहीं है। जब बॉलर की पेस नहीं होती तो एज निकलते हैं, जब एज निकलते हैं तो हमें फील्डर्स की कैचेस चाहिए होते हैं, और कैचेस फील्डर नहीं पकड़ते। यही मसला हुआ उधर जाके भी। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। अभी आपने कहा कि ओपनिंग पार्टनरशिप के ऊपर अभी जो है वो आपने बात की, तो अल्लाह ना करे कभी भी ऐसा ना हो कि बाबर इंजर्ड हो, क्योंकि टीम का ये क्रिकेट का हिस्सा है, इंजरीज होती हैं। अभी भी आप देख रहे हैं काफ़ी सारे हमारे फास्ट बॉलर जो है वो इंजर्ड हैं, इंजरीज भी होती हैं। तो अल्लाह ना करे कभी बाबर इंजर्ड हो या रिजवान इंजर्ड हो, तो मैनेजमेंट को भी ये फैसला तो करना पड़ेगा कि बाबर को बिठाएंगे या रिजवान के साथ कोई ओपनिंग करेगा या बाबर के साथ कोई ओपनिंग करेगा। तो आपको पहले से तैयार नहीं रहना चाहिए उस बात के लिए। लेकिन रिजवान तो कहने के नुकसान हुए, तो इन फ्यूचर क्या पता कि आप बाबर या रिजवान में से कोई इंजर्ड हो जाए तो आपको अपना ओपनिंग पेयर चेंज करना पड़े।
तो फिर तो जहाँ तक मुझे लगता है इसके लिए कैपेबल और ओपनिंग बैट्समैन हमारे पास हैं, लेकिन सारे मिडल ऑर्डर के हैं। फखर जमान है लेकिन ओडीआई में टॉप ऑर्डर में खेलने के काबिल है। फखर जमान को हम ऊपर लेके आ सकते हैं क्योंकि वो T20 में भी खेल चुका है, लेकिन अगर मैनेजमेंट उसको इस काबिल नहीं समझती तो फिर हसीबुल्ला तो आ नहीं सकता क्योंकि इतना एक्सपीरियंस नहीं है, और साइम अयूब फिर उसके बाद बेस्ट ऑप्शन रहते हैं। फखर को भेजना चाहिए, मेरा तो ये ख्याल है। फखर काफी, उन्होंने पहले T20 में ओपनिंग की है और काफी अच्छा खेला हुआ है। आपका जो 4 T20 हुआ उसमें रिजवान ने जो है वो 90 रन बनाए, बाकी किसी ने 1, किसी ने 10, किसी ने 21, सबसे ज़्यादा उसके बाद जो है वो नवाज ने बनाए 21 रन, और उसके बाद जो है रिजवान के 90 रन थे। तो हमारा कोई जो है वो अच्छा स्कोर हो गया 158 तक। बाकी हम से किसी से बैटिंग नहीं हुई, हम लोग बैटिंग करने ही भूल गए हैं। क्या हुआ है हमारे बैटर्स को आखिर को? ये तो मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन फॉर्म बाकी मिडल ऑर्डर की फॉर्म जा चुकी है जहाँ तक मुझे लगता है। इफ्तिखार भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे जैसे वो करते हैं, और फखर जमान को ये एक आधा मैच चले हैं और फिर उसके बाद उनकी भी बस हो गई है। 20-25 रन से ऊपर उसके बाद नहीं गए। अहमद आपकी तरफ आऊँगा। न्यूजीलैंड वाली सीरीज हमने अब्रार अहमद को मौका नहीं दिया। हमारे स्पिनर्स को मार पड़ी बहुत पड़ी। उसामा मीर को मार पड़ी, मोहम्मद नवाज को मार पड़ी। क्या मजायका था कि आप अब्रार को भी एक मैच में चांस दे देते? जी, देना चाहिए अब्रार को। ओडीआई में टेस्ट में बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन वही है कि वो कह रहे हैं टेस्ट बॉलर समझ के इतना मौका नहीं दे रहे। देना चाहिए क्योंकि अब इतने स्पिनर 5 मैच हो गए, एक मैच भी नहीं खिलाया। कम से कम एक मैच तो खिलाना चाहिए था, देखना चाहिए था। उसमें मार पड़े तो फिर आपके पास एक बहाना भी बनता है, लेकिन खिलाना चाहिए था। काफ़ी अच्छे स्पिन बॉलर हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे बॉलर हैं, उनको बिल्कुल मौका देना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि प्लीज़ अगर कोई टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करता है तो आप उस पर ये छाप बिल्कुल मत लगाएं कि वो रेड बॉल का बॉलर है। आप उसको वाइट बॉल में मौका दे के देखें, हो सकता है वो आपकी जो प्रॉब्लम है उनको वो रिजॉल्व कर दे। कुमैल आपकी तरफ आऊँगा। कल मीर हमजा साहब का मैं इंटरव्यू सुन रहा था शुएब जट के साथ, बाउंसर के प्रोग्राम में शुएब जट साहब मीर हमजा का इंटरव्यू ले रहे थे। तो वो कह रहे थे कि 118 की उनकी एक बॉल दिखा के जो है वो पूरे सोशल मीडिया पे चली गई कि ये स्लो बॉल है, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। क्यों हमारे जो सुपरस्टार बॉलर थे क्यों उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है? क्या लोग ये चाहते हैं कि हमारे जो हम पसंद करते हैं वो बॉलर्स टीम के अंदर आए, इसलिए जो उनको ना पसंद है वो प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ हो जाता है? देखिए, अगर मीर हमजा 118 की स्पीड से बॉल कर रहे हैं तो शाहीन शाह अफरीदी कौन सी 174 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल कर रहे हैं, वो भी तो 130 120 तक ही आ रहे हैं, उससे ऊपर तो नहीं नजर तो मैंने तो नहीं देखा उनको जाते हुए। तो देखें, वैरायटी एक अच्छी चीज होती है। मीर हमजा को हो सकता है छक्का पाड़ी हो लेकिन 180 की स्पीड पे, लेकिन हो सकता है अगली बॉल पे 118 की स्पीड पे वो मौका दे के वैरायटी मार के विकेट भी ले सकते हैं 118 की ही स्पीड के। ये भी है कि बॉलर खुद भी स्लो बॉल फेंकते हैं बैट्समैन को कंफ्यूज करने के लिए, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वैसे तो अच्छी बॉलिंग होती है। अहमद आपकी तरफ आऊँगा। वर्ल्ड कप का साल है, अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ हम लोग सीरीज हारे हैं, तो आपका क्या ख्याल है? इस सीरीज से भी यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोई इतनी खास हमारी तैयारी नहीं है, वर्ल्ड कप के अच्छे दिन नहीं चल रहे, अच्छी खबरें नहीं है? अभी फिलहाल तो जो भी देखेगा सीरीज कहेगा कि हालात तो नहीं है, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कह सकते। पीएसएल आ रहा है, वो सारा T20 पे ही बेस्ड है, और उसके बाद दोबारा न्यूजीलैंड के साथ शायद सीरीज है हमारी, तो उसके बाद हम अगर वो भी इन दोनों में कोई खास ना हुआ तो फिर हम कह सकते हैं कि कुवैल साहब आपकी तरफ आऊँगा। अभी मैंने अहमद साहब से ये सवाल पूछा था कि इससे क्या हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वर्ल्ड कप की तैयारी है या नहीं। देखें, आप कॉम्बिनेशन आजमा रहे हैं और आप सब कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, तो या आप वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए कर रहे हैं सब कुछ, ठीक है। तो अगर आप इसमें फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब यू आर नॉट रेडी टू गो टू वर्ल्ड कप, राइट? मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि आप एक्सपेरिमेंट्स उस चीज़ पे ना करें जो आपकी सेटल्ड है। वो जो चीज़ सेटल्ड होगी ना आपके पास, वो भी आपकी आउट ऑफ फॉर्म हो जाएगी। वो जो यानी कि आप लेट्स सपोज आपका मिडल ऑर्डर यानी ऑलराउंडर आपके परफॉर्म कर रहे हैं, वैसे तो कर नहीं रहे लेकिन फिर भी अगर लेट्स सपोज कर रहे हैं तो आपको क्या यानी कि पड़ा हुआ है, एक आधा स्पिनर आप बैकअप पे रख सकते हैं, उसको ट्राई भी कर लें, लेकिन ऐसे ना ट्राई करें कि हर सीरीज में उसको लेके आए। जो आपके पास कॉम्बिनेशन ऑलराउंडर, मिडल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर का यानी कि जो परफॉर्म कर रहा है वो होना चाहिए, सेटल्ड है जो वो ही रहे। कुवैल T20 में हमारी टीम काफ़ी अच्छा खेलती है, तो आपके ख्याल में उनसे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस भी होंगी हमारी टीम से, समझती हैं आप?
होंगी तो सही, लेकिन हमारी जहाँ तक मुझे लगता है तो ये ओडीआई हमारी टीम खेलने जाती है तो टी20 खेलना भूल जाती है, टेस्ट खेलने जाती है तो ओडीआई खेलना भूल जाती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी यानी कि पॉइंट है कि ये ओडीआई खेल के आते हैं तो फिर टी20 में क्यों नहीं परफॉर्म करते, टी20 खेलते हैं फिर ओडीआई में क्यों नहीं परफॉर्म करते, और अगर ओडीआई खेलते हैं तो फिर टेस्ट में क्यों नहीं परफॉर्म करते। टेस्ट तो भूल ही जाओ, टेस्ट में तो बहुत ही हालात खराब है। अहमद साहब, हमारे तीनों गैर मुल्क कोचेज जो है वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं, डिज़ाइन देके चले गए अपने अपने मुल्कों में वापस। पहले वो इंटरनेशनल टीम के साथ थे, उसके बाद जो है वो हम अपने लोकल कोचेज लेकर आए। बॉलिंग कोच हमने उमर गुल को बनाया, फास्ट बॉलिंग कोच, और उनको जो है वो हमने अंडर-19 में डाल दिया जो हमारे इंटरनेशनल कोचेज थे। क्या आप समझते हैं ये उनकी इंसल्ट थी, इस वजह से वो छोड़ के चले गए दिल बर्दाश्त हो गए कि ये इन्होंने हमारी इंसल्ट की? अगर टीम अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकी इंडिया वर्ल्ड कप के अंदर तो इन्होंने जो हमें उठा के अंडर-19 में डाल दिया। सारा कसूर कोचेज का तो नहीं होता, टीम का भी कुछ ना कुछ फॉल्ट तो टीम का भी है। 50% कोच का होता है, 50% टीम का होता है। जी बात तो सही है, कोचेस क्योंकि सब कुछ जो उनका एक्सपीरियंस होता है वो शेयर तो करते हैं प्लेयर्स के साथ, और यूं डिमोट करना भी अच्छी बात नहीं है क्योंकि आप अपने एक तरह आप कोचेस पे भरोसा आपका ख़त्म हो रहा है। लेकिन एक और बात भी है, अहमद की बात काटूंगा कि हमें जो मैचेस हमने अभी तक 5 टी20 देखे उसमें पाकिस्तान की ना रन चेयर में हमें कोई ऐसी स्ट्रेटजीज नजर आई हैं जो कोचेस देते हैं अपने प्लेयर्स को या बैट्समैन को कि आपने आगे जाके ऐसा खेलना है। यानी कि आपको जहाँ पे अग्रेसिवनेस दिखानी चाहिए वहाँ पे आप यानी कि रोक रहे हो, टुक टुक कर रहे हो, और जहाँ पे टुक टुक करनी है वहाँ पे आप अन्य तो छक्के मार रहे हो। वेल देखिए, आपको जो प्लान भी दे सकते हैं ना, इम्प्लीमेंट करना तो टीम का काम है। जैसे एक स्कूल में टीचर बच्चे को पढ़ा ही सकता है ना, ये समझा ही सकता है, पेपर में लिखना ये याद करना तो उसका अपना काम है ना। इसी तरह कोचेज तो सिर्फ उनको प्लान अपने शेयर कर सकते हैं साथ, इम्प्लीमेंट करना तो टीम का ही काम है। देखिए, अगर प्लेयर आपको उसकी यानी कि कोचेस की बात नहीं मान रहा तो प्लेयर को इनके थोड़ा सा समझाना चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं कि उसको एक आधा मैच बिठा दें ताकि वो उसको सबक हासिल हो गया। मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे कोचेस की बात सुननी है। इस बात से एक और चीज भी जाहिर होती है कि यानी कि कोचेस का अपने प्लेयर्स पे कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल, ये अब टीचर का बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो जिन पे कंट्रोल नहीं होता। अगर टीचर्स का कंट्रोल स्टूडेंट्स पे नहीं होता तो वो तो निकाल देते हैं स्कूल से उसको। तो इसी तरह हमें भी यही करना चाहिए कि कोचेस को कंट्रोल रखना चाहिए अपने प्लेयर्स पर। बिल्कुल। लेकिन कुमैल क्या एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये अच्छा नहीं होगा हमारे लिए कि जो हमारे अगर अपने कोचेज होंगे तो वो अपनी मेंटालिटी के मुताबिक जो है वो टीम को लेकर चलेंगे, क्योंकि हमारे जो कोचेज हैं वो अपनी मेंटालिटी के ऊपर, बाहर के जो कोचेज हैं वो अपनी मेंटालिटी के ऊपर टीम को लेकर चलते हैं। हमारे प्लेयर्स पाकिस्तानी को वो अच्छी तरह जानते हैं, हम मोइन खान हो गए या उमर गुल वगैरह हो गए, उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेला, काफ़ी सर्व किया है, तो उनको पता है सारी उनकी जो है वो कॉम्बिनेशन अच्छा था उनका। तो आप समझते हैं एक तरीके से अच्छा भी होगा, क्योंकि बाहर की मेंटालिटी बाहर के प्लेयर्स के साथ तो बहुत अच्छी है, लेकिन आप किसी और मुल्क की मेंटालिटी किसी और मुल्क में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। देखिए, आपको एक कोच आपको होना चाहिए अपने यानी कि अपने मुल्क का, दूसरा कोच आपने किसी बाहर के अच्छी जो से मुल्क है ना क्रिकेट टीम के कोई जो कोच है उसको उठा के लाना है, ताकि वो दूसरे मुल्कों की टीम्स को भी यानी कि जो शेयर कर सके जो उनसे उनकी होती है गेम वगैरह, यानी कि पिचेस वगैरह के बारे में भी डिस्कस हो सके। और जो अपना कोच होता है वो दूसरा जो अपना कोच होता है वो आपको ये भी बता सकता है कि हमारी टीम के यानी कि प्लेयर्स कैसे हैं, यानी जो नेचुरली इनके अंदर जो टैलेंट होता है उसके बारे में तो अब अपने मुल्क के बंदे को पता होगा ना। अब आप इंडिया के बंदे से पूछ लें तो उसको क्या पता होगा। बिल्कुल सही है। और बस आपकी तरफ वापस आना चाहूँगा, हमारे जो बॉलर्स हैं फास्ट बॉलर्स उनको काफ़ी मार पड़ी, स्पिनर्स को भी पड़ी नो डाउट, लेकिन स्पिनर्स को थोड़ी कम मार पड़ी इन सीरीज़ के अंदर। आप चाहते तो आप इफ्तिखार को करा सकते थे ओवर, या आप अबरार को मैदान में ला सकते थे। नो डाउट एंड में जो फैसला होता है वो कप्तान और मैनेजमेंट का ही होता है, कोचेस का, कि उनको जो बेहतर लगता है वो हिसाब से करते हैं। लेकिन आप चांस लेने में क्या हाथ है, जब आप 3-0 से सीरीज हार गए थे, चौथे टी20 में आप इफ्तिखार से भी ओवर कराते, आप अबरार को भी मैदान में उतारते, इसमें मजायका था। देखिए, मैंने लास्ट शो में भी इसकी बात की थी कि इफ्तिखार को ओवर देना चाहिए, और आज अगर उसको ओवर मिला है ना 5वें टी20 में तो उसने परफॉर्म करके दिखाया। 3 विकेटें लेके दिखाई और रन भी बिल्कुल आई थिंक सो कि 15-20 स्कोर, 20 तो बहुत मुश्किल से कह सकता हूँ, 15 एक स्कोर उसने खाया है। और अगर उसको रेगुलर आप बॉलिंग करवाएंगे तो ये आपको बंदा परफॉर्म करके दिखाएगा। अहमद चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ जो है वो मुस्ताफ़ी हो गया, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, खुद ही रिज़ाइन दे दिया। वैसे भी अगले महीने इलेक्शन आ रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा मैं इस टीम मैनेजमेंट के साथ जो है वो काम नहीं कर सकता, और इस टीम के साथ मैं टीम की बेहतरी के लिए काम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं ऐसी टीम के साथ काम नहीं कर सकता।
इसका मतलब तो साफ है कि वो खुश नहीं थे इस टीम मैनेजमेंट से, और ये जो इनके रूल्स थे जो वो, और वो उनके जो प्लान्स थे वो खुश नहीं थे उन प्लान से। तो क्या बेहतर नहीं था कि अगले महीने इलेक्शन से तो 1 महीना सब्र कर लेते वो? जी, मैं बोलना चाहूँगा कि सब्र कर लेते, क्या ही जाता उनका, लेकिन ये भी है कि अब उन्हें मैनेजमेंट नहीं पसंद थी, गुस्सा आ गया होगा किसी चीज़ पे, अंदर की बात है। तो ये भी हो सकता है, और टीम वैसे भी परफॉर्म नहीं कर रही है आजकल, उस पर भी तब चढ़ सकती है। मीडिया का प्रेशर भी एक, यानी मीडिया का अच्छा खासा प्रेशर होता है, एक सेलिब्रिटी होता है, जब वो किसी चीज़ में आपको अच्छा दिखाई देता है तो अवाम जितनी उसके फैन फॉलोइंग होती है उतनी बाद में जाके जब वो परफॉर्म नहीं करता अपने यानी कि शोबिज़ में, उसमें फिर उतनी उसको गालियाँ भी मिलती हैं। अच्छा, मैं कहना चाहूँगा अच्छी बात है, ज़फ़र अशरफ भाई गए हैं, रमीज़ राजा लो भाई कोई क्रिकेटर आए जो चेयरमैन बने पीसी। कुमैन साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। ये जो है ज़फ़र अशरफ हमारे चेयरमैन पीसीबी जो थे हमारे, ये हमारा वर्ल्ड कप का साल है, ठीक है। जब भी कोई नया चेयरमैन आता है वो अपनी मैनेजमेंट लेकर आता है, अपने रूल्स अपने प्लान सब कुछ नया हो जाता है, ठीक है। और आपके जो नए रूल्स और आपके जो नए प्लान होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई जादू का चिराग तो नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा, थोड़ा टाइम उसको लगता है, एटलीस्ट 6-7 महीने लगते हैं, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है वर्ल्ड कप के लिए, हमारे पास 4 से 5 महीने रह गए हैं। तो ज़फ़र अशरफ साहब को मेरे ख्याल में रहने देते चेयरमैन पीसीबी, क्योंकि नया जो आएगा वो अपने प्लान्स लेकर आएगा, तो फिर हमारा तो वर्ल्ड कप के साल है, काफ़ी अहम साल है हमारे लिए। तो ज़फ़र अशरफ जब से पीसीबी चेयरमैन बने हैं उस वक्त से पाकिस्तान कुछ ज़्यादा परफॉर्म करती हुई दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जब से हमने देखा है कि रमीज़ राजा परफॉर्म कर रहे हैं और जब रमीज़ राजा चेयरमैन हैं तब से पाकिस्तान परफॉर्म करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने देखा कि वर्ल्ड कप में भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस हमने देखी पाकिस्तान की। इंडिया को 10 विकेटों से शिकस्त ये भी रमीज़ राजा के दौर में हुआ। उसके बाद 1-2 मैचेस हमने बाद में भी हराए इंडिया को, और बाद में हम पहले वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल, फिर दूसरे T20 में फाइनल, और ओडीआई में भी हम लोगों ने अच्छा खासा झंडे गाड़े थे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रमीज़ राजा इज अ गुड चेयरमैन। फिर एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये क्रिकेट में वो नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स का, क्योंकि अब आप इंडिया की एग्जांपल ले लें, कितने उनका टाइम हो गया, उनका चेयरमैन ही चेंज हुआ, यहाँ जिसकी हुकूमत आती है वही होता है बस। कुमैन साहब आप इत्तेफाक करते हो? जी बिल्कुल। मतलब आप ये समझते हैं कि जो चेयरमैन है वो कम से कम 4-5 साल यहाँ पे रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हुकूमत चेंज हो तो साथ ही जो वज़ीर आज़म है वो अपनी मर्जी का चेयरमैन लेकर। जी बिल्कुल। अब वज़ीर आज़म का ताल्लुक तो आपका यानी कि मुल्क चलाने से, यानी तिजारत वगैरह इस तरह के काम। अब वज़ीर आज़म क्रिकेट के अंदर क्यों घुस रहा है, उसको बल्ला पकड़ना आता है, पहले आप ये पूछें उससे। इमरान खान को तो आता था वैसे। इमरान खान को आता था, लेकिन इमरान खान के दौर में फिर रमीज़ राजा भी तो था ना चेयरमैन। अच्छा वैसे मैं ये कहूँगा कि अगर चलो हुकूमत आ जाए, हुकूमत की तरफ से ही आ जाए, लेकिन वज़ीर आज़म की तरफ से ना आए, क्योंकि हमारे यहाँ वज़ीर आज़म अपना टाइम पूरा नहीं करता, लेकिन कम से कम सदर करता है, तो सदर की मर्जी से आ जाए, कम से कम सदर अपने 5 साल पूरे तो करते हैं ना इस मुल्क के अंदर, तो सदर अपनी मर्जी से चेयरमैन ले आए। देखिए, आपको जितने भी चेयरमैन थे आपको उनमें देखना चाहिए कि किसका यानी कि जो उन सामने दौर देखा है कि किसका यानी कि सबसे ज़्यादा दौर में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की परफॉर्मेंस हमने देखी। तब हमें जाके कोई ऐसा चेयरमैन मिलेगा जो कि हमें वर्ल्ड कप जिता सकता है। तो अभी फ़िलहाल जो हम देखेंगे उसमें रमीज़ राजा इज़ द गुड। कुमैल और अहमद, मेरा आप दोनों से सवाल है। हाँ, हमारे मिकी ऑर्थर कोच से जब हमने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, इंडिया को हमने काफ़ी 180-190 रन से हमने जो है वो हराया था, उसके बाद हमने उनको वापस भेज दिया, फिर हमने उनको दोबारा बुला लिया, तो चैंपियंस ट्रॉफी भी उनकी कोचिंग में टीम जीती। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक मैच या 2 मैच या एक सीरीज़ की बुनियाद पे जो है वो आप कोचेज को वापस भेज दें या अंडर-19 में उठा के भेज दें। आप नहीं समझते ये उनके साथ जाती हुई है कि एक इंडिया वर्ल्ड कप आपका खराब गया तो आपने कोचेज उठा के अंडर-19 में भेज दिया कि आप जाएं अंडर-19 को संभालें जाके। देखिए, इंडिया का वर्ल्ड कप सिर्फ पाकिस्तान के कोचेस की वजह से नहीं हुआ, बीच में काफ़ी सारी पॉलिटिक्स खेली गई थी इंडिया की तरफ से, जो कि मैं कहूँगा यानी कि बहुत बुरा किया इंडिया ने। जब आपके प्लेयर्स यहाँ पर क्राउड ही नहीं होगा तो प्लेयर्स आपका कैसे परफॉर्म करेगा। वो हम यानी कि कुछ चीज़ें देखते हैं, जब पाकिस्तान का छक्का लगता है तो ऐसे लगता है कि अब यानी पाकिस्तान का बंदा आउट हो गया, कोई है ही नहीं। और जब इंडिया का कोई विराट कोहली छक्का मारता है तो ऐसे लगता है कि पूरा इंडिया की आवाज़ें आ रही है। और जानबूझ के उन्होंने वीज़े नहीं दिए, एक साल पहले लोगों ने यूं अप्लाई किए थे। और जो एक बंदा आता था उसके चारों तरफ इंडिया ने के बंदों ने घेरे बनाए होते थे, और जब पाकिस्तान जिंदाबाद का कोई नारा लगाता था तो 4-5 छट्टे भी आती थी उसको। और ये था कि मैं मेरे ख्याल से मैं फाइनल देख रहा था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के छक्के
लग चौके स्टेडियम में ऐसी खामोशी जैसे कैच होने लगे बंदे का, अफसोस हो रहा है। तो इंडिया पॉलिटिक्स खेल रहा है और मैं ये कहूंगा काफी ये गलत बात और है कि एम्पायर्स ने भी बीच में थोड़ी सी गड़बड़ की थी और वो भी यानी साइन इंडिया पे ही लगा था कि उन्होंने पॉलिटिक्स की है। देखिए अगर वो LBW अगर एम्पायर ने भी थर्ड एम्पायर ने भी बीच में थोड़े सा किया था काम खराब, तो अगर थर्ड एम्पायर साथ दे देता तो पाकिस्तान अभी साउथ अफ्रीका से जीत के शायद सेमीफाइनल भी पार कर देता और शायद वर्ल्ड कप भी जीत सकता था कोई। और इंडिया ने जो पॉलिटिक्स खेली है उनका पूरी दुनिया को पता चल चुका है, जब उनको इसका सबक भी मिल चुका है जब ऑस्ट्रेलिया जीता है फाइनल। तो नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको शो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे अगले शो में। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल। अगले शो में मिलते हैं गाइस। अल्लाह हाफिज। एपिसोड 3 3